हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का 6 एडिशन का चैप्टर नंबर 10 जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अदर रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारत का संविधान है, वो भी प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है कि जिससे वो एडजस्ट हो सके जो चेंजिंग कंडीशंस हो रही हैं और जो ज़रूरतें हो रही हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस है अमेंडमेंट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो इतना इजी भी नहीं है जितना ब्रिटेन के अंदर है, और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना यूएस के अंदर है। तो दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नादर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। और आर्टिकल जो 368 है पार्ट 20 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो डील करता है पावर पार्लियामेंट की कि टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और इसके प्रोसीजर को। और ये स्टेट करता है कि जो पार्लियामेंट है इन एक्सरसाइज ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड कर सकते हैं बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपेल एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन फॉर द पर्पज। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो अमेंड नहीं कर सकती प्रोविजंस जो फॉर्म करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये जो रूल है वो दिया गया था हमारे जो केशवानंद भारती का केस है सुप्रीम कोर्ट का इन 1973। तो आगे देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट, कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है। जो प्रोसीजर है, तो ये याद रखिए कि आर्टिकल 368 के अंदर दिया हुआ है द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेस डाउन इन आर्टिकल 368। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है, तो मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो देखते हैं कि फर्स्ट है कि जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इनिशिएट किया जा सकता है ओनली कि किसी बिल को इंट्रोड्यूस करें उस पर्पज़ के लिए केवल पार्लियामेंट में, दोनों की आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी हो सकता है, पर स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। और सेकंड है कि ये इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है, आइदर कोई मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर, और इसमें कोई भी प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जो बिल है ये पास होना चाहिए दोनों हाउस से बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज़ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जो फोर्थ पॉइंट है कि जो दोनों हाउस है वो पास होने चाहिए सेपरेटली, और इन केस डिसएग्रीमेंट में दोनों हाउसेस के कि देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द, कि अगर डिसएग्रीमेंट है दोनों हाउस के बीच में तो कोई भी प्रोविज़न नहीं है होल्डिंग के लिए जॉइंट सिटिंग का ऑफ द टू हाउस फॉर द पर्पज ऑफ डिलीब्रेशन और पासेज बिल का। और जो फिफ्थ पॉइंट है कि अगर बिल को कोई फेडरल प्रोविज़न चेंज करना हो, कि मीन्स कि कोई स्टेट के रिगार्डिंग कोई चेंजेस लाने हो उसके अंदर, तो वो रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है उसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स की, किससे, बाय सिंपल मेजोरिटी, दैट इज़ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। गाइस, जो ये जितनी भी मेजोरिटी हैं इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा उसके बाद कि कितने टाइप की मेजोरिटी होती है। क्योंकि जो डायरेक्ट मेजोरिटी जो हम जैसे बोल देते हैं कि ये एब्सोल्यूट इफेक्टिव, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल्स कि ये टर्म्स दी हुई हैं कि मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मेजोरिटी ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि किस हिसाब से किसको क्या बोलते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखें। अब देखते हैं पॉइंट 6 कि आफ्टर ड्यूली पास बाय, दोनों हाउस से पास होने के बाद और रेटिफाइड करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर की हाफ ऑफ द, कि इसमें हाफ की ज़रूरत है, कि ये नहीं कि सभी स्टेट्स की सहमति की ज़रूरत है। जैसे ही हाफ इसको रेटिफाई कर देती हैं तुरंत ये हमारा ओके हो जाता है। और जो 7th पॉइंट है कि प्रेसिडेंट इसको एसेंट दे देता है, तो ये मतलब प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही होता है, वो ना तो उसको विड्रॉल कर सकते और ना रिटर्न कर सकते रिकंसिडर के लिए पार्लियामेंट के। और ये ऐड हुआ था हमारा 24th अमेंडमेंट से। और जो आर्टिकल ये इसमें 8 पॉइंट है कि प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, कि दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अमेंड हो जाता है उस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब टाइप ऑफ अमेंडमेंट देखते हैं कि आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है दो टाइप के अमेंडमेंट, दैट इज़ बाय स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की, और ऑल्सो थ्रू रेटिफिकेशन किसकी, हाफ ऑफ द स्टेट्स की बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो जो हमारा आर्टिकल 368 है उसमें केवल दो टाइप के अमेंडमेंट है, नीचे देख लेते हैं
कि अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की, और हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन। तो जो ये पॉइंट है बी और सी, ये तो हमारे 368 में आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ए है कि बाय सिंपल मेजोरिटी, हमारे 368 के अंदर नहीं आता। अब यहाँ देखेंगे कि टोटल 18 मैटर्स कि जो सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से होते हैं, कि आर नंबर ऑफ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंड किए जाते हैं सिंपल मेजोरिटी दोनों हाउस की आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368 जो हमको बता रहा था। तो इसमें यही है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट्स का, फॉर्मेशन न्यू स्टेट्स का, और ये कि आप इसको बोल सकते हैं ये आर्टिकल 2, ये आर्टिकल 3, और एबोलिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट के अंदर, सेकेंड शेड्यूल पार्लियामेंट का कोरम कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, और सैलरीज अलाउंसेस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, उसके मेंबर्स की और उसकी कमेटीज़ का यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज का पार्लियामेंट के अंदर, और जो भी नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ज़्यादा जुरिडिक्शन का कन्फर्मेंट देना आएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़, और सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन पंचायत का, डिलिमिटेशन, यूटी, 5th और 6th शेड्यूल। तो गाइस टोटल 18 मैटर्स हैं। तो आप क्या कीजिएगा, बस एट द वन पॉइंट कि अभी आप इसको 3 से 4 ही याद रखिए, कि जैसे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और 5th शेड्यूल हो गया, 6th शेड्यूल हो गया, और हमारा ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का था कि इसका अबोलिशन भी इसी के थ्रू होता है, डिलिमिटेशन, सिटीजनशिप, क्योरम। तो आप 4-5 याद रखिए कि जिससे कि धीरे धीरे 4-5 याद रखोगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो देखें तो तब आप नेक्स्ट 4-5 याद रखें। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड ओवरलैप नहीं कर पाएगा चीज़ों को और ईजिली याद कर पाएगा। तो देखते हैं भाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट कि द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज यहाँ पे टोटल मेंबरशिप और मेंबरशिप 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसको और बुक्स में भी या टेस्ट में कहीं लिखता है कि एब्सोल्यूट प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जो एक्सप्रेशन है टोटल मेंबरशिप, उसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मेंबर हाउस के, उसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी वैकेंसी या एब्सेंटी हो। तो ये गाइज आपको क्लियर हो जाएगा वो स्पेशल मेजोरिटी की वीडियो देख के। इसमें दिया हुआ कि स्ट्रिक्टली अगर बोले कि जो स्पेशल मेजोरिटी है वो रिक्वायर्ड करती है वोटिंग की एट द 3rd लेवल, जो 3rd रीडिंग होती है स्टेज पे बिल की, बट बाय वे ऑफ अमेंडेंट क्वेश्चन द रिक्वायरमेंट फॉर द स्पेशल मेजोरिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द रूल ऑफ द हाउस इन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द इफेक्टिव स्टेजेस ऑफ द बिल, कि सभी स्टेजेस पे दिया हुआ है रूल ऑफ द हाउस में। और जो प्रोविजंस है जो अमेंडेड हो सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से, वो है फंडामेंटल राइट, DPSP, और जो सभी प्रोविज़न जो फर्स्ट मैटर से मतलब सिंपल मेजोरिटी से नहीं होते, और जो थर्ड हम पढ़ेंगे रेटिफिकेशन, उससे नहीं होते, तो वो इससे होते हैं। अब देखते हैं बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और कंसेंट स्टेट का। तो इसमें वही कि इसमें स्पेशल मेजोरिटी लगती है पार्लियामेंट की, और कंसेंट होता है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और गाइस ये याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर में चलती है सिंपल, मीन्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट। और वही जो मैं आपको बता रहा था कि इफ़ वन और सम ऑफ और ऑल रिमेनिंग स्टेट ने कोई एक्शन नहीं लिया बिल पे, तो वो मैटर नहीं करता, कि जैसे ही उस मोमेंट पे जो हाफ ऑफ द स्टेट अपना कंसेंट दे सकती है तो हमारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है। और एक बात गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक और मार्क कर लीजिए कि देयर इज़ नो टाइम लिमिट विद इन विच स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल, कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है इसके अंदर, जो स्टेट है उन्हें कंसेंट बिल को देना ही देना है। तो एक तरीके का ये फ्लो हो गया उसमें, ड्रॉबैक में आगे पढ़ेंगे कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट है 7 मैटर्स, इनमें से कोई भी पूछ लेता है तो हम याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अब 8 मैटर हो गए इसमें, एक ऐड हुआ है इसमें कि GST काउंसिल। सेकंड है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन और स्टेट्स का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन पावर का यूनियन और स्टेट के बीच में, GST काउंसिल हो गई, जिसकी अभी हम करंट में चल रही थी कि 38 मीटिंग हुई है GST काउंसिल की। और एनी ऑफ द लिस्ट जो 7th शेड्यूल में मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का पार्लियामेंट के अंदर, और पावर पार्लियामेंट की अमेंड करने की, क्योंकि खुद आर्टिकल 368 भी इसी में मेंशन है। अब देखते हैं कि अमेंडमेंट प्रोसीजर के क्रिटिसिज्म,
कि वही देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ए स्पेशल बॉडी, कि कोई स्पेशल बॉडी का प्रोविज़न नहीं है, लाइक जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है यूएसए के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज़ वेस्टेड इन द पार्लियामेंट एंड ओनली इन फ्यू केसेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, कि यही कि कोई स्पेशल बॉडी नहीं बनाई गई है कि लाइक यूएसए में बनाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन की तरह। ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है ये सिंपल पार्लियामेंट में ही हो जाता है और कुछ केसेस में ही स्टेट लेजिस्लेचर में जाता है। और जो सेकंड पॉइंट है कि जो पावर है इनिशिएट करने की अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन यूएसए के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इनिशिएट इसमें लिखा हुआ है कि ये अनलाइक इन यूएसए द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और प्रपोजल फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट इन वन केस, that is passing a resolution requesting the parliament for the creation or abolition of legislative council in the states। कि इसमें ये दिया हुआ है कि इनिशिएट कर सकता है केवल पार्लियामेंट, लेकिन यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्टेट भी कर सकती हैं। और हेयर ऑल्सो द पार्लियामेंट कैन आइदर अप्रूव कर सकती है और डिसअप्रूव करती है कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन, और मे नॉट टेक एनी एक्शन, कि इसमें भी अगर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी चलता है एबोलिशन करना तो इसमें भी पार्लियामेंट के पास है ऑप्शन कि वो अप्रूव भी कर सकती है और डिसअप्रूव भी कर सकती है। अब थर्ड देखते हैं कि जो मेरा मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड हो सकता है बाय द पार्लियामेंट अलोन, आइदर बाय स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी, और कुछ ही केसेस में जो है कंसेंट लगता है स्टेट लेजिस्लेचर का टू, वो भी केवल हाफ, लेकिन यूएसए में है 3/4 स्टेट्स, 3/4 ऑफ द स्टेट का लगता है। और फोर्थ पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में भी नहीं दिया, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल को रेटिफाई करना ही करना है उस टाइम लिमिट में। फिफ्थ है कि कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो इन सीटिंग का पार्लियामेंट की, अगर डेडलॉक बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे, तो ऑन द अदर हैंड जो प्रोविज़न है जो इन सीटिंग का ऑर्डिनरी बिल के लिए तो दिया हुआ है, लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए कोई भी जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। और जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है ये सिमिलर है एक कानून बनाने के प्रोसेस से, एक्सेप्ट स्पेशल मेजोरिटी का केस। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होते हैं आर टू बी पास बाय द पार्लियामेंट इन द सेम वे एज ऑर्डिनरी बिल्स की तरह ही ये भी पास हो रहे हैं। और जो सेवन्थ पॉइंट है इसमें दे दिया कि जो प्रोविज़न है रिलेटेड टू अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा स्केची है और ये बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप छोड़ देते हैं जुडिशरी के पास। तो भाई हमारे 7 क्रिटिसिज्म हो चुके हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि डिस्पाइट ये डिफेक्ट होते हुए भी ये डिनाई नहीं कर सकते हैं हम कि जो प्रोसेस है वो प्रूव होता है बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, और वो कामयाब रहा जो भी चेंजेस करने थे उनमें और कंडीशंस में। ये जो प्रोसीजर है ना ही जो इतना फ्लेक्सिबल है जो अलाउ कर दे रूलिंग पार्टी को कि उसे चेंज कर दे जब भी उनका मन करे, ना ही ये इतना रिजिड है कि वो इनकेपेबल हो जो रूलिंग पार्टी है कोई भी अडोप्ट कर सके कोई भी चेंज। जो ये बातें बोली गई थी केसी वियन ने कि स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। इन दिस कंटेक्स्ट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला था, while we want this constitution to be as solid and permanent as we can make it, but there is no permanence in the constitution। उन्होंने कहा था कि हम इसको एज अ सॉलिड और परमानेंट बनाना चाहते हैं लेकिन इसमें कोई भी परमानेंसी नहीं है, हम इसको सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं, और अगर हमने इसको ज़्यादा रिजिड बना दिया और परमानेंट बना दिया तो ये आप नेशन की ग्रोथ को रोक देते हैं और ग्रोथ ऑफ लिविंग और वाइटल ऑर्गेनिक पीपल्स की ग्रोथ को भी फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी बोला है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि द असेंबली हैज़ नॉट ओनली रिफ्रेन्ड फ्रॉम पुटिंग अ सील ऑफ फाइनलिटी एंड इनफॉलिबिलिटी अपॉन दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिनाइंग द पीपल द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज इन कनाडा, और बाय मेकिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स एंड कंडीशन जो अमेरिका के अंदर हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं। बट ये प्रूव होता है फैसाइल प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हम केसी वियर की देख लेते हैं जिन्होंने बहुत ही प्रशंसा की है वैरायटी ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हुए हैं। और फिर लास्ट में दिया हुआ है ग्रैंडविल ऑस्टिन कि द अमेंडिंग प्रोसीजर है प्रूव इटसेल्फ वन ऑफ इज बेस्ट एबली कंसीव्ड इज रिस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो इट अपीयर कॉम्प्लिकेटेड इट इज़ मेनली डाइवर्स। तो गाइज इनमें से आप कोई भी
अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। तो गाइज़ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो don't miss to hit the like button, and you can also join us on our Telegram channel 10M Expert IAS, and please subscribe to our channel. Thank you. And